हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी को इस वीडियो में फिर से स्वागत है। और यह वीडियो मेनली केमिस्ट्री के लिए है और बेसिक केमिस्ट्री जो कि सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो इसलिए है केमिस्ट्री के लिए ताकि ये केमिस्ट्री जानेंगे, ये चीज़ बेसिक आपके पास रहेगा तब केमिस्ट्री आगे की एजुकेशन लेने में आपको आसानी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं और कुछ कुछ बेसिक बातें जानते हैं केमिस्ट्री में क्या क्या होते हैं, जिससे आपको आगे पढ़ने में मदद मिलेगी। आप चाहे जो भी क्लासेज में है, या क्लास 8 में है, क्लास 9 में है, क्लास 10th में है, या आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बेसिक बातें केमिस्ट्री का आपको जानकारी रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आपके सामने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जैसा कि केमिस्ट्री ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है कि एक्सप्लोर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर वर्ल्ड। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर वर्ल्ड, ठीक है। फॉर पायनियरिंग वर्क ऑफ केमिस्ट्री, फाउंडिंग फादर ऑफ एटम। अब बात होगा कि सर एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। बहुत सारे बच्चे को ये सब चीजें पता नहीं रहता है। यही बेसिक्स है केमिस्ट्री का। एलिमेंट्स का नाम पता नहीं रहता है, तो इस वीडियोज में मैं जिक्र करूंगा ये सभी चीजों का, ठीक है। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर दैट मेक अप द यूनिवर्स अराउंड अस। मतलब जो यूनिवर्स को बनाया हुआ है, एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सभी चीज़ों को जानने के लिए जो है हम लोग केमिस्ट्री का स्टडी करते हैं, यानी केमिस्ट्री को जानते हैं, ठीक है। अब बात होता है कि सर केमिस्ट्री का फादर कौन है। तो केमिस्ट्री का फादर बहुत सारे बच्चे को नहीं पता रहता है केमिस्ट्री का फादर कौन है। तो केमिस्ट्री का फादर आपके सामने दिखाई दे रहा है, लेवेजियोर। इनका नाम है लेवेजियोर, ठीक है। इन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया हुआ है, यानी केमिस्ट्री में इनका बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा है केमिस्ट्री को जानकारी लेने में, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री किस लिए जानना है, तो केमिस्ट्री जो पूरा वर्ल्ड को जानने के लिए जितना भी, जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, या क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर, इस सब चीज़ को जानकारी हासिल करने के लिए ये होता है केमिस्ट्री के हम लोग स्टडी करते हैं। और ये फादर होंगे लेवेजियोर। जैसे कि अब शुरुआत करते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। बहुत सारे बच्चे को एटम और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस पता नहीं रहता है कि एटम और मॉलिक्यूल्स होता क्या है, ठीक है। आइए आपको बताते हैं कि एटम होता क्या है। तो देखिए, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है एलिमेंट का, चाहे कोई भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, स्टिल रिटेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स। इट्स कंसिस्ट न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, एटम वो होता है ना कि कोई भी मैटर का सबसे छोटा, अगर मैटर हो चाहे एलिमेंट्स का जो सबसे छोटा कण होता है, बच्चों को बेसिक्स में बताता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम, ठीक है। इस तरह से डिफिनेशन उसको बोल सकते हैं। ये क्या करता है कि उस जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है ना, उसमें वो पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज उसमें रहना चाहिए। पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज क्या रहना चाहिए, उसमें रहना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, ठीक है। इजिली हम लोग समझ सकते हैं। तो डिफिनेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम जो है मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। स्टिल रिटेन द केमिकल प्रॉपर्टीज, वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हासिल करके रखता है जो कि एलिमेंट्स में था। कंसिस्ट न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस भी होता है। अब बात होता है सर न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस मैं बताऊंगा कि न्यूक्लियस क्या होता है, आगे इसी लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा कि न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। तो ये बात हुआ कि एटम, न्यूक्लियस बाई क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात हुआ कि सर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ये सभी चीज़ों को आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये इसी लेक्चर में, ये बेसिक्स में ही आता है। जितना हो, एटम हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, सबके फादर को भी जानेंगे कि कौन है फादर, ठीक है ना, और कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है। ये सभी चीज़ों को हम लोग आसानी से समझेंगे, ठीक है। दूसरा, अब एटम के बारे में तो समझ लिए कुछ बातें, बेसिक बातें। दूसरा हुआ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होता है ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम। जो एटम अभी समझे हैं, 2 और 2 से अधिक एटम को जब ग्रुप में कर देते हैं, वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देता है, जो केमिकल बॉन्ड्स भी प्रोवाइड करता है। बॉन्ड क्या होता है, जब एक बंधना बॉन्ड क्या होता है, बंधना होता है। बॉन्ड क्या होता है, बंधना होता है। मॉलिक्यूल आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करके और फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स 2 और 2 से अधिक जब क्या होता है, बंधता है एटम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। देखिए, मॉलिक्यूल कैन बी मेड अप ऑफ एटम्स। देखिए, मॉलिक्यूल जो है सेम एटम से भी बन सकता है और अलग अलग एटम से भी बन सकता है। आइए हम समझते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि मॉलिक्यूल कैन बी मेड अप ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स।
सेम एलिमेंट से ही बनता है, ठीक है ना। जैसे कि ऑक्सीजन हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे को नहीं पता है कि सर ऑक्सीजन को हम लोग O2 लिखते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मॉलिक्यूल दो ठो एटम जो मिलता है ऑक्सीजन का, दो ठो एटम जब मिलता है तब ऑक्सीजन बनता है, ठीक है ना। यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के भी एटम जब मिलते हैं तभी क्या हो जाएंगे, तभी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो सकते हैं। जैसे कि आपके सामने H2O हो गया, क्या हो गया, H2O, जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं। वाटर जो है, वाटर आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वाटर किसको किसके एटम के मिलने से और कौन कौन से मॉलिक्यूल के मिलने से क्या होता है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो H2 और प्लस O2 बन रहा है, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2। तो ये बाद में हम लोग अब बैलेंसिंग भी करना सीखना होता है। तो H2 हम लोग लिखते हैं वाटर को H2O, ठीक है। वाटर का जो मोलिकुलर फार्मूला जो होता है वो होता है, मोलिकुलर फार्मूला वो होता है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बन रहा है, ठीक है। अब ये बेसिक बातें हैं जो कि आपको जानकारी में रहना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं एलिमेंट्स, द पीरियोडिक टेबल, नेचुरल एलिमेंट्स और सिस्टम, क्या बोलते हैं, सिंथेटिक एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, अभी एटम पर है, मॉलिक्यूल पर है, अब बात होगी सर एलिमेंट क्या होता है। इस बात को ध्यान में रखिए कि जो विश्व बना हुआ है, वर्ल्ड्स बना हुआ है, वर्ल्ड में जितने भी सराउंडिंग्स है वो सभी के सभी एलिमेंट्स में ही है। अब बात होगा कि एलिमेंट्स में अगर बेसिक बात समझेंगे कि जो वर्ल्ड में जितने भी सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स में जितने भी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं सभी एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि बात होगा कि पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो पीरियोडिक टेबल जो होता है केमिकल एलिमेंट्स, जितना भी एलिमेंट्स जो है विश्व में, पूरा धरती पे जितना भी एलिमेंट्स है, ठीक है ना, ब्रह्मांड में जो एलिमेंट्स हैं उसको एक टेबल में लगा कर रख देने को ही हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करके रख दिए हैं। किसी किसी आधार पर रखे हुए हैं, उसके वजन के आधार पर रखे हुए हैं, उसके सिंबल के आधार पर रखे हुए हैं। तो जो पीरियोडिक टेबल के बारे में जब समझेंगे कि कितने टाइप का पीरियोडिक टेबल है, अभी कौन सा पीरियोडिक टेबल हम लोग आज के समय में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, तो द पीरियोडिक टेबल ऑफ मास्टरफुल ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल नॉन केमिकल एलिमेंट्स अरेंज्ड बाय द एटॉमिक नंबर। देखिए अब हम लोग ये यहाँ पे बता दिया गया है आपको कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे अरेंज करके रखे हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक एटॉमिक नंबर के आधार पर क्या कर दिए हैं, सजाकर रख दिए हैं, ठीक है ना। उसी को केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर रखे हुए हैं, उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, कोई मेटल है, कोई नॉन मेटल है, ठीक है, कोई मेटलॉइड्स भी है, ठीक है। अब ये इस प्रकार से हम लोग कोई अरेंज करके रखने को ही पीरियोडिक टेबल में हम लोग समझते हैं। आगे समझते हैं कि नेचुरल एलिमेंट क्या होता है। नेचुरल एलिमेंट उसको बोलते हैं कि जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। क्या होता है, जो नेचर में स्वयं एग्जिस्ट करता है, खुद से नेचर में ही है, पहले से ही है, धरती पे पूरे ब्रह्मांड में पहले से ही है, ठीक है। नेचुरल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। उसको ब्रोकन डाउन हम लोग नहीं कर सकते हैं सिंपल सब्सटेंस में, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब, इसको तोड़ कर क्या कर सकते हैं हम। कार्बन को तोड़ेंगे तो कार्बन ही नहीं बनेगा भाई, हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन ही बनेगा, गोल्ड को तोड़ेंगे तो गोल्ड ही बनेगा। तो ये क्या है, नेचुरल है, ठीक है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, ये पहले से ही यहाँ पे सिंपल सब्सटेंस में उसको तोड़कर कुछ नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से रहेगा, वो होता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नेचुरल एलिमेंट बोलते हैं। अब बात हुआ कि सिंथेटिक, ये टोटल 92 के आसपास है नेचुरल एलिमेंट, ठीक है ना। टोटल हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का नाम समझते हैं तो 1118 है, 118 है, 118 गो एलिमेंट है टोटल, ठीक है। टोटल 118 गो है, उसमें 92 को जो है नेचुरल है, 92 को जो है नेचुरल है, और जो है इसके आगे जो है सभी के सभी सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब क्या होगा, सिंथेटिक एलिमेंट आर दोज क्रिएटेड लेबोरेटरीज थ्रू द कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर प्रोसेस। ये सभी लेबोरेटरीज में क्या किया गया है, क्रिएट किया गया है, ठीक है। ये जितने भी सिंथेटिक एलिमेंट्स होते हैं सभी क्या बोला गया है कि लेबोरेटरीज में क्रिएट किया गया है न्यूक्लियर प्रोसेस के द्वारा, एक्सपेंडिंग पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल को फैलाने के लिए, एक्चुअली पीरियोडिक टेबल को और भी बढ़ा करने के लिए, विथ न्यू ऑफ एन अनस्टेबल एलिमेंट, कुछ अनस्टेबल एलिमेंट भी है, कोई स्टेबल उसमें उसके पास स्टेबिलिटी नहीं है, उसके बाद भी हम लोग उसको एलिमेंट क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में लगाकर रखे हुए हैं। टोटल 94 तक नेचुरल एलिमेंट्स है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं। और हाँ, इसको अगर इस वीडियो को आपको क्या करना होगा, नोट करना होगा तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, या इसका PDF चाहिए, यानी ये PDF चाहिए तो इसको आप आसानी से टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं कि अब कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। ये सब बेसिक बातें हैं। अभी तक हम लोग समझे कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, पीरियोडिक टेबल क्या होता है, एलिमेंट नेचुरल एलिमेंट क्या होता है, सिंथेटिक एलिमेंट्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है। ये सब चीज़ें बेसिक बातें हैं, ठीक है। ये कोई भी क्लास के बच्चे को जानने की ये सब की आवश्यकता है। केमिस्ट्री का फादर कौन है, ये सब क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है। अब समझते हैं कि कंपाउंड क्या होता है।
कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड एक तो सिंपल कंपाउंड और मिक्सचर में बहुत सारे डिफरेंस नहीं बता पाते हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लर्नर जो हैं नहीं बता पाते हैं। द कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। देखिए कंपाउंड जो है प्योर सब्सटेंस होता है एक्चुअली में, ठीक है। कंपाउंड जो है प्योर सब्सटेंस होता है जो क्या होता है, टू और मोर एलिमेंट से क्या होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं, केमिकली, ठीक है ना। दोनों एक साथ, जैसे कि एक प्योर सब्सटेंस दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज अपना अपना है, दोनों एक साथ मिले हुए हैं, तो जो प्रोडक्ट बना है, जो सब्सटेंस बना हुआ है वो कंपाउंड बना हुआ है। दोनों नेचुरली क्या है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है ना। टुगेदर दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, उनके पास फिक्स कंपोजिशन होते हैं। यूनिक प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश फ्रॉम देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। आइए एक समझते हैं कि कंपाउंड के अब समझाने का तरीका समझाते हैं। उनके पास एक फिक्स अमाउंट में ही वो क्या करते हैं, अपने आप को एक साथ कंबाइन करते हैं, तभी जाकर कंपाउंड बनता है। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाते हैं तो वाटर बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। अब बात होता है यहाँ पे कि सर देखिए, हाइड्रोजन का 2 मोलिक्यूल लेकर एटम, दो एटम लेते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम, यानी 2:1 के रेशियो में जब हम लोग क्या करते हैं, ये 2:1 के रेशियो में जब मिलता है तभी जाकर क्या फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, H2O का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया ना, इस प्रकार से बनता है, ठीक है। और ये H2+O2 रहता है एक्चुअली में, और ये तब जाकर बनता है। लेकिन ये जब आपके सामने जब बातें होगी, ये तो बेसिक बातें हैं कि समझना ये है कि अगर कि वो एक क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं कि एक फिक्स कंपोजिशन में ही वो क्या कर सकते हैं, केमिकली प्रॉपर्टीज कंपोनेंट्स प्रोडक्ट कर सकते हैं, फिक्स एक्चुअली फिक्स्ड और यूनिक प्रॉपर्टीज में, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, एग्जांपल ऑफ कॉमन कंपाउंड, जैसे कि हाइड्रोजन ले लिए हम, H2O ले लिए, H2O ले लिए, H2O मतलब वाटर, आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। साल्ट ले लिए, NaCl, ठीक है, ये साल्ट का फॉर्मूला है। आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, CO2। ये कंपाउंड क्लासिफाइड किया जाता है इनके केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इनको क्लासिफाई कैसे करेगा, केमिकल स्ट्रक्चर पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, किस प्रॉपर्टीज के आधार पे ये क्या बने हुए कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो बस बेसिकली यहाँ पे समझना है कि कंपाउंड जो होता है क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। कंपाउंड जो होता है एक प्योर सब्सटेंस होता है, 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं, यानी केमिकली बॉन्डेड होते हैं, तो कंपाउंड्स का निर्माण होता है, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग कंपाउंड के आगे क्या होता है। इसको नोट करना होगा, स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे समझते हैं मिक्सचर क्या होता है। सुने होंगे कि मिक्सचर, कंपाउंड और मिक्सचर, इसमें बहुत सारे बच्चे डिफरेंस नहीं बता पाते हैं। मिक्सचर ये होता है कि मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस दैट आर नॉट केमिकली बाउंडेड, और केमिकली बाउंडेड वगैरह नहीं होता है। जैसे दूध में पानी मिला देते हैं तो मिक्सचर होता है। कभी कभी दूध में ज़्यादा पानी मिल जाता है तो गाढ़ा से कम गाढ़ा हो जाता है, पतला हो जाता है पूरा। अनलाइक कंपाउंड कुछ भी मिला देते हैं मिक्सचर में, जैसे बालू चीनी मिला देंगे, ठीक है ना, नमक बालू मिला देंगे, तो ये क्या हो गया भाई, ये तो मिक्सचर है, बस काम खत्म। जैसे कि चावल में बालू मिलाकर बहुत सारे चावल बेचना चालू कर देते हैं सब दुकानदार, ठीक है ना, चावल में बालू मिलाकर। मैंने देखा भी है बहुत सारे बच्चे दुकानदारों को कि चावल में वजन बढ़ाने के लिए चावल में बालू मिला देता है, तो मिक्सचर बनाते। मिक्सचर रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, उसको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। यही है मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट आसानी से कर सकते हैं। आसानी से हम लोग मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मिक्सचर जो है कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का मिक्सचर होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। किसी मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं हाथ से भी, जैसे बालू और मैं चावल का बताया तो उसमें अलग भी कर सकते हैं। किसी को हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मिक्सचर 2 टाइप का होता है, मिक्सचर का 2 टाइप होता है। कौन कौन सा होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर कंपोनेंट, ये डिपेंड करता है कि कंपोनेंट उनका कैसा है, जिसको हम लोग अलग भी कर सकते हैं या नहीं अलग। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक्सप्लेनेशन खुद से। देखिए कॉमन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर इंक्लूड द सैंड एंड वाटर, जैसे बालू और पानी को मिला देंगे, ये मिक्सचर ही हो रहा है। जबकि बालू क्या होगा, उसके बॉटम में क्या हो जाएगा, उसके बॉटम में जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सल्ट पीपर समझ रहे हैं, नमक और काली मिर्च को मिलाना। एंड एयर, कुछ भी, यानी मिक्सचर एसेंशियल फॉर आवर डेली लाइफ। कुछ मिक्सचर हम लोग डेली लाइफ के लिए यूज करते हैं। अलाउ टू क्रिएट वाइड रेंज ऑफ यूजफुल मटेरियल, एलवाई ऑफ फूड, बहुत सारा भोजन एक साथ मिलाकर हम लोग खा रहे हैं, चावल दाल सब्जी मिलाकर खा रहे हैं, ये मिक्सचर ही है। क्या है,
ये मिक्सचर ही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, मिक्सचर है। ये आपको बताना है कि होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिक्सचर तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं कि अब बात होता है कि सर एलिमेंट तक तो कुछ बातें समझ लिए हैं, अब आता है क्या कि ऑर्बिट सब ऑर्बिट क्या होता है। ये बातें बाद में बताना था, रुक जाइए, यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ ये, क्योंकि जब तक हम लोग कुछ एलिमेंट्स का नाम नहीं जान लेंगे तभी तक ये समझ में नहीं आएगा ऑर्बिट और सब ऑर्बिट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हमको बताना है आप सभी को, तो ये सब बेसिक बातें हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सुने तो जरूर होंगे आप लोग सभी लोग, ठीक है। जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं एलिमेंट पीछे। एलिमेंट का जो निगेटिव चार्ज होता है ना, किसी भी एलिमेंट में सभी चार्ज होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और क्या होता है न्यूट्रल, तीनों चार्ज होते हैं। कोई भी एलिमेंट्स में तीनों चार्ज पाया जाता है। जो निगेटिव चार्ज होता है ना एलिमेंट्स का, जो निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज ऑफ एलिमेंट और पार्टिकल्स, निगेटिव चार्ज ऑफ एलिमेंट्स और पार्टिकल, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द निगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन, ये तो आप फादर भी बता दिया गया कि जे थॉमसन इनका फादर है। बस ये बात ध्यान में रखिए कि एलिमेंट्स का जो निगेटिव चार्ज होता है ना, निगेटिव चार्ज वो होता है, क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज। ये क्या करता है ना कि ये बाहर घूमते रहता है। अब आता था कि एलिमेंट्स में ऑर्बिट होते हैं जो बाहर मंडराते रहते हैं, जो बाहर चक्कर लगाते हैं, वो होता है इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। एक्चुअली यही क्या करता है कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, एक्चुअली हिस्सा लेता है, इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लेता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन, अब आता था कि सर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब दो और दो से अधिक एलिमेंट्स एक साथ क्या होंगे, कंबाइन होंगे रिएक्टेंट के रूप में, तो प्रोडक्ट कुछ फॉर्मेशन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। केमिकली जब कंबाइन होंगे तो जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ मिले हैं, तो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये हाइड्रोजन का H2O2, यहाँ पे H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। अब इसको बैलेंस भी करना होता है, उससे आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक बात है। बैलेंस अब चैप्टर्स में आते हैं, सब्जेक्ट्स में आते हैं, उसको मैं लेक्चर में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। तो यही जो इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, यही रिएक्शन में भाग लेता है। केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकली बॉन्डिंग जो बनता है, तो इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। अब बात होता है प्रोटॉन क्या होता है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, जो एलिमेंट्स में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और इसका क्या बोलते हैं, इसका फादर जो है कौन है, इसका फादर जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, ठीक है। प्रोटॉन के फादर कौन है, रदरफोर्ड है, ठीक है। और इनके फादर में भी थोड़ा सा क्या होता है, भेदभाव हुआ है। बहुत सारे बच्चे बताएंगे दूसरे फादर भी होते हैं, और फादर एक्चुअली में रदरफोर्ड ही है, ठीक है। प्रोटॉन का फादर रदरफोर्ड है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे न्यूट्रॉन क्या होता है, जो कि न्यूट्रल होता है, एलिमेंट्स के सेंटर में रहता है। इस सेंटर में दोनों रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, दोनों सेंटर में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, सेंटर में ही आते हैं एलिमेंट्स के। और ये इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है बाहर, ठीक है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, एक्चुअली में न्यूट्रल, ना ही ये पॉजिटिव है ना ही ये निगेटिव है, ठीक है। ये इसका जो डिस्कवरी किए हुए हैं जेम्स चैडविक किए हुए हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन along with प्रोटॉन मेक अप द न्यूक्लियस। अब देखिए यहीं पे आ गया कुछ बात। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है मिलते हैं तो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन बनाते हैं,
और ये एटॉमिक स्टेबिलिटी फॉर्म करते हैं, यानी एटम को स्टेबल बनाने में जो है मेन रूप किसका होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ही है। कोई भी एटॉमिक स्टेबिलिटी को फॉर्म कराने में मेन काम किसका है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ही है। ठीक है, इस बात को समझ में आनी चाहिए। ओके, आगे हम लोग समझेंगे, इसके आगे हम लोग समझेंगे कि अभी न्यूक्लियस के बारे में बात किए हुए कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस में जो होता है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस मतलब सेंटर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कोई भी चीज़ का सेंटर में जो होता है न्यूक्लियस ही होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, कोई भी पार्टिकल्स का। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे न्यूक्लियस क्या है। देखिए, सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होता है प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है ये क्या होता है भाई, ये कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एक साथ मिलते हैं तो वही जो है न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। अब बात होता है कि न्यूक्लियस होता कहाँ है। देखिए, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इज द डेंस सेंट्रल कोर ऑफ एटम। एटम का जो सेंटर में, जैसे कि एक ये एटम हो गया, एटम जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसी में रहेगा, इसके बीच में, और ये बाहर जो चक्कर लगा रहे इसके बाहर जो रहेगा ऑर्बिट में, वो रहता है इलेक्ट्रॉन। क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहता है। ठीक है, तो देखिए, द न्यूक्लियस ऑफ इट इज द डेंस सेंट्रल कोर ऑफ एन एटम कंटेनिंग द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इट इज द हार्ट ऑफ द एटम, एटम का हार्ट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, हार्ट ऑफ एटम, हार्ट ऑफ एटम। ठीक है, हार्ट ऑफ एटम। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी जो है डिपेंड करता है एटम पे। ठीक है, और न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करता है कि कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है। अभी हम लोग समझेंगे कि आगे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। उससे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी समझ लेते हैं क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल के पास। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो आउटर मोस्ट, जो सबसे ऑर्बिट उसमें है, ऑर्बिट के जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना। अब बात होता है कि वैलेंसी क्या होता है। तो देखिए, अब ऑर्बिट पे चलेंगे हम लोग कि ऑर्बिट क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं कि क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। मैं बताया हूँ कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो आउटर मोस्ट एलिमेंट्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द एटम्स वैलेंसी। और जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है वही वैलेंसी के रूप में आता है। ठीक है, अब वैलेंसी क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप को फुलफिल करना चाहते हैं, या तो चले जाएंगे किसी के साथ मिल जाएंगे, और जितना मिलेंगे वो उतना उसका वैलेंसी हो जाएगा, किसी दूसरे के साथ मिलकर उसको फुलफिल कर देंगे, या किसी दूसरे से छीन लेंगे अपने आप को फुलफिल कर लेंगे। तो जितना देंगे चाहे लेंगे वही एक्चुअली में होता है वैलेंसी। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कुछ बातें, बस ये समझना यहाँ पे, ये सब बेसिक बातें कि या तो अपने आप को दूसरे को फुलफिल कर देंगे, ज्यादा संख्या में होंगे, मजबूत पड़ेंगे तो दूसरे से छीन कर अपने आप को फुलफिल कर लेंगे, या कमजोर होंगे यानी कम संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे तो दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। विच इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म विद द अदर एटम अचीव द स्टेबल। अब बात हो गया ना, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। कोई भी एटम जो है अपने आप को स्टेबल करता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या तो खुद किसी दूसरे के साथ मिल जाएंगे, या खुद दूसरे से छीन लेंगे। उसी को गेनिंग और लूजिंग बोलते हैं। क्या करते हैं, गेनिंग या लूजिंग। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहीं से बहुत सारी चीजें हम लोग समझेंगे, मेटल नॉन मेटल भी यहीं से समझ लेंगे। ठीक है ना, समझ लेते हैं आगे। जैसे कि सबसे पहले अब हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, 30 तक याद करके रखना है सभी को। अब एक टोटल का टोटल डिपेंड करता है। क्या बात हो गई सर, इलेक्ट्रॉन भूखे कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है, यानी एलिमेंट जितना नंबर पे आते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, और जितना एटॉमिक नंबर होते हैं उतना ही उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है।
उतना ही उसके अंदर में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इस बात को एक बात को और ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पे ही केमिस्ट्री का खेल होता है। ज़्यादातर क्या इलेक्ट्रॉन पे ही खेल है, इलेक्ट्रॉन को ही समझना है पूरा का पूरा। देखिए हाइड्रोजन जो है आपके सामने, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, 1 नंबर पे, यानी एलिमेंट्स में हाइड्रोजन है, यानी 1 नंबर में है तो एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका सिंबल क्या है, H है। अभी मैं वैलेंसी पे नहीं जा रहा हूँ और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे मैं समझाऊंगा। 30 तक इस बात को समझा देता हूँ। तो हाइड्रोजन 1 है, उसका सिंबल क्या है, H है। दूसरे नंबर पर हीलियम है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और एटॉमिक नंबर दोनों सेम होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके अंदर, और उसका सिंबल क्या होगा, He। दूसरे नंबर पर लिथियम, तीसरे नंबर पर लिथियम आ गया, 3 हो गया एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो गया, लिथियम जो है Li। ठीक है। इसी तरह से बेरिलियम हो जाएगा 4 Be, बोरोन हो जाएगा 5 B। इस बात को नोट करिएगा कॉपी में, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, नहीं याद रहता है, जो कि इसी पे खेल करने वाले हैं। उसके बाद होता है कार्बन 6C, कार्बन की संख्या 6 होती है, एटॉमिक नंबर और एलिमेंट की संख्या भी 6 होती है। उसके बाद होता है नाइट्रोजन 7N, ऑक्सीजन 8O, फ्लोरीन 9F। ठीक है। उसके बाद होता है नियोन 10Ne, सोडियम Na 1Na, मैग्नीशियम Mg 2Mg। अब बात होगा कि सर सोडियम तो एस से शुरुआत हो रहा था, Na लिख दिया, तो इसका नाइट्रियम होता है, लैटिन नेम है एक्चुअली। ठीक है। जितना भी एलिमेंट्स का नाम था उसका सिंबल पहला या दूसरा लेटर, पहला और दूसरा लेटर मिला कर लेते हैं हम लोग। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका हम लोग लैटिन नेम का एलिमेंट्स लेते हैं। जैसे सोडियम था, एस नहीं हो सकता क्योंकि बाद में एस सिलिकॉन वगैरह का है, सल्फर और सिलिकॉन का है। ठीक है। उसके बाद आ गया एलिमेंट्स में अल्युमिनियम, उसके बाद आ गया एलिमेंट्स में अल्युमिनियम। ठीक है। अल्युमिनियम 13Al। उसके बाद आ गया सिलिकॉन 14Si, फास्फोरस 15P, सल्फर 16S। देखिए 30 तक अगर नहीं याद कर रहे हैं तो 20 तक कम से कम तो याद करके रखना होगा। क्लोरीन 17Cl, आर्गोन 18Ar, पोटेशियम 19K, यानी 19 मतलब नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम 20Ca, स्कैंडियम 21Sc, टाइटेनियम 22Ti, वैनेडियम 23V, क्रोमियम 24Cr, मैग्नीज 25Mn। वीडियोस को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। इस बात को मैं इसका आपको टाइम भी दूंगा। आयरन Fe 16Fe। अब बात होता है कि क्या होता है भाई, फेरस होता है इसका। अब इसमें फेरस और फेरिक 2 होता है। ठीक है। कोबाल्ट 27Co, निकल 28Ni, कॉपर 29Cu, इसका होता है क्यूप्रस। ठीक है। और ये हो गया जिंक 30Zn। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात हुआ कि जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही खेल हुआ है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया है। तो इससे पहले हम लोग को चलना होगा, कहाँ पे चलना होगा, इससे पहले हम लोग को चलना होगा वैलेंसी के पहले चलना होगा, ऑर्बिट के बारे में जानना होगा कि ऑर्बिट क्या होता है। देखिए इसको नोट कर सकते हैं आप लोग आसानी से। और इसका अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ना होगा। ठीक है। या कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा PPT चाहिए होता है तो मैं कुछ और प्रोवाइड कर दूंगा, दूसरा लिंक प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको डायरेक्ट ये मिल जाए। ठीक है। देखिए अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, अब हम लोग को चलना है ऑर्बिट और सब ऑर्बिट के बारे में। देखिए समझते हैं। नहीं, यहीं पे आ गया ऑर्बिट और सब ऑर्बिट के बारे में। ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हूँ। ऑर्बिट और सब ऑर्बिट क्या होता है। एटम आर स्ट्रक्चर्ड विथ इलेक्ट्रॉन। उस समय से इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रहा था। एटम स्ट्रक्चर किया गया है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस इज ए स्पेसिफिक एनर्जी लेवल कॉल्ड ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल। एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि कोई भी एलिमेंट्स है उसके अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके बाहर वाला में कितने,
तो बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। द इनर मोस्ट सेल इज द फर्स्ट ऑर्बिटल फॉलोड बाय द प्रोग्रेसिव हायर सेल लाइक 2s 2p 3s 3p। देखिए ऑर्बिट जो है 1s 2s 3p 3s 2p, इस तरह से क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है सेल में, ठीक है ना, ऑर्बिटल सेल। अब बताता है कि सब ऑर्बिटल सेल क्या होता है। सब ऑर्बिटल सेल जो होता है sp-df बनाता है, sp-df। अब बताता है कि sp-df क्या होता है। विथिन द ईच ऑर्बिटल सेल देयर आर द स्मॉलर ऑर्बिटल रीजन डिजाइन्ड बाय द sp-df, sp-df, ठीक है। आगे समझते हैं कि डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल इन्फ्लुएंस हाउ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कैसे इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना, न्यूक्लियस में कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो इसलिए सब ऑर्बिटल जो है रीजन बना हुआ है। अब आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, यानी अरेंज सजाने का तरीका होता है, वही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहाँ पे, ऑर्बिटल में और सब ऑर्बिटल में, यानी ऑर्बिट में और सब ऑर्बिटल पार्ट में जो है एक सजाने का तरीका होता है इलेक्ट्रॉन को, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। दिस कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स। यही कॉन्फ़िगरेशन जो होता है कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसका बिहेवियर को समझता है, क्या करता है, डिटरमाइन करता है एलिमेंट्स का, ठीक है ना। दिस कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट। यह प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं। तो एक अरेंजमेंट करने का ये तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज का बिहेवियर, एलिमेंट्स का बिहेवियर को पता करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन को सजाया जाता है, तो वेरियस बहुत सारे ऑर्बिटल में और सब ऑर्बिटल पार्ट्स में, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात होता है कि स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है। तो देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन तो अपने आप को पूरा करने के लिए ड्यूएट पूरा करता है। ड्यूएट मतलब कि उसके लास्ट ऑर्बिट में 2 गो रहना चाहिए, ठीक है, या ऑक्टेट पूरा करता है। क्या करता है, ऑक्टेट। उसके लास्ट ऑर्बिट में जो है कितना होना चाहिए, उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 गो। अगर 8 गो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन फुलफिल, तो क्या हो जाएगा भाई, वो हेलोजन गैस बन जाता है, पूरा का पूरा न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यही बात होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, एटम का इलेक्ट्रॉन जो है या तो 8 पूरा करना चाहता है या तो 2 पूरा करना चाहता है। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल में चलेंगे, फिर से हम लोग फिर से उस पेज पे आ चुके हैं। फिर से, जहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को समझना है, जो कि रटना है। अब केमिस्ट्री में यही पे चलते हैं। केमिस्ट्री सबसे पहले बात है कि रट्टा वाला चीज़ भी है। इलेक्ट्रॉन में कैसे समझते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1, यानी एगो इलेक्ट्रॉन है ही तो उसके लास्ट ऑर्बिट में एगो है ही, होएगा ही। हीलियम में 2 गो है तो 2 गो होएगा ही। अब इस पे अब वैलेंसी होता क्या है, वैलेंसी जो होता है 1 2 3 तक वैलेंसी होता है। बस एगो एक्सेप्शन है उसमें, एगो सब्जेक्ट एगो एलिमेंट्स का वो होता है। कार्बन का एक्सेप्शन है, उसका वैलेंसी जो हो जाता है 4 गो, यानी 4 गो शेयर कर लेता है, शेयरिंग करता है एक्चुअली वो, ठीक है ना। और पूरा केमिस्ट्री में कार्बन के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कार्बन ही है जिसका 4 होता है वैलेंसी, नहीं तो 1 2 3, किसी का 2 गो वैलेंसी होता है, किसी का 2 गो वैलेंसी होता है, ठीक है ना। जैसे फेरस का है, जैसे कि आयरन का ही है, 2 गो वैलेंसी होता है, 2 भी होता है और 3 गो होता है। और किस पे डिपेंड करता है, अब सामने वाला पर डिपेंड करता है, जब रिएक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए हीलियम का 2, लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, लास्ट ऑर्बिट में एगो है। मतलब कि एगो मतलब कि समझना है यहाँ पे। अब लिथियम के बारे में समझ लेते हैं। लिथियम कितना है, लिथियम के इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, यानी Li है। अब इसके ऑर्बिट में सजाना है, इसको ऑर्बिट में हम लोग को सजाना है, ठीक है। तो लीजिए लिथियम को मैं सजाने की कोशिश करता हूँ आपके ऑर्बिट में, Li लिख दिया और यहाँ पे ऑर्बिट। तो पहला ऑर्बिट में तो 2 को फुलफिल कर लेगा, दूसरा ऑर्बिट में कितना बच रहा है, लास्ट ऑर्बिट में एगो बच रहा है ना एगो। तो अब इसको अब अपने आप को पूरा करने के लिए, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए मैं बताया हूँ ड्यूएट। क्या बताया हूँ, ड्यूएट बताया हूँ ना। तो ड्यूएट, इस ड्यूएट पूरा करने के लिए इसको लास्ट ऑर्बिट में कितना हो रहा है, एगो हो रहा है। इसको ड्यूएट पूरा करने के लिए एगो चाहिए किसी से ना किसी से। तो जितना लेगा चाहे देगा, लेना या देना, जितना ले रहा है
तो ले सकता है, कितना ले सकता है, 1 2 3, 1 2 3 तक ले सकता है और 1 2 3 तक दे भी सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके सामने जो है एगो ये लेगा कितना, यानी ये 2 हीलियम लिथियम का 2 गो तो लास्ट ऑर्बिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 गो है, लास्ट ऑर्बिट में 2 गो होना चाहिए ना भाई। तो यहाँ पे एगो लेगा तो इसको वैलेंसी एगो हो गया, ठीक है ना। अब बात होगा कि यहाँ पे बेरिलियम का 2, बोरोन का 2, कार्बन का 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये, वैलेंसी जो है ये और आपके सामने दिखाई दे रहा है 1 2 3 4। और नाइट्रोजन का कितना हो गया 5। अब देखिए नाइट्रोजन का 7 गो है, नाइट्रोजन का क्या है 7 गो है, नाइट्रोजन का 7 गो है। तो 7 को अब सजाना है इसको, तो पहला ऑर्बिट में 2 गो रखेंगे, दूसरा ऑर्बिट में क्या रखेंगे 1 2 3 4 5 को रखेंगे ना। अब इसको 8 को पूरा करना है, अष्टक पूरा करना है, ठीक है ना। या तो 2 फुलफिल करें या 8 फुलफिल करें। तो 2 फुलफिल 2 ही 3 गो एलिमेंट्स करते हैं, ये कार्बन के ऊपर वाले सब 2 ही फुलफिल करने वाले होते हैं, बेरिलियम से 2 फिल करने वाले होते हैं, नहीं तो सब 8 के पास पहुंचना चाहते हैं, ठीक है ना। अष्टक 8 पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि अब 5 गो हो गया इसके अंदर, नाइट्रोजन में किधर गया भाई, नाइट्रोजन में 5 गो हो गया, नाइट्रोजन में 5 गो हो गया, तो इसको 3 गो चाहिए, तो 3 गो चाहिए ना जी, यही 3 जो है इसका क्या हो जाएगा आपके सामने वैलेंसी हो जाएगा। अब 3 गो इसको मिलेगा तो टोटल 8 गो हो जाएगा नहीं, अष्टक पूरा कर लेगा कि नहीं। इस तरह ऑक्सीजन का 6 गो लास्ट ऑर्बिट में क्या होता है 6 गो हो जाएगा, यानी 2 गो उसको फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या कर लेगा ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा। इस तरह से फ्लोरीन का 1 हो जाएगा, साथ ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब बात होगा कि नियोन का क्या होता है, लास्ट में ऑर्बिट में 8 गो होएगा, होता ही है, क्या होता है लास्ट ऑर्बिट में 8 गो होता ही है, और 8 गो अष्टक ही अपने आप को पूरा करके रखता है, इसका वैलेंसी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो मैंने इसका वैलेंसी जो है 0 1 2 3 बोलना चाहिए था, तो जिसका वैलेंसी 0 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं, इनर्ट गैस या हैलोजन गैस, यानी किसी के साथ अक्रिय गैस इसको बोलते हैं हिंदी में, अक्रिय, यानी किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, किसी के साथ रिएक्शन वगैरह नहीं करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। जैसे सोडियम का वैलेंसी 1 हो जाएगा, अब सबका 8 तक चलेगा, सोडियम का वैलेंसी 1 हो जाएगा, मैग्नीशियम का 2 हो जाएगा, एल्युमिनियम का 3 हो जाएगा, सिलिकॉन का 4 हो जाएगा, फास्फोरस का 3 हो जाएगा, सल्फर का 2 हो जाएगा, क्लोरीन का 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा 18। 8 जहाँ पे आएगा वहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा। अब बात हो गया सर यहाँ पे 8 कैसे हो गया, तो 8 इसके लास्ट ऑर्बिट में पूरा फुलफिल हो जा रहा था, ठीक है ना। अब इसके बाद वाला एलिमेंट्स में वो लूज कर दे रहा था, ये सब जैसे सोडियम जो है लूज कर देगा, क्या कर देगा लूज कर देगा। इसका 2 8 10 हो जाता है, 1 हो गया, 2 8 10, यानी पहला ऑर्बिट में 2 गो, दूसरा ऑर्बिट में 8 गो, लास्ट ऑर्बिट में 1 गो, ये क्या कर देगा लूज कर देगा, यानी किसी को दे देगा। तो अपने आप को फुलफिल कर लिया और दे दिया, चाहे लेना, देना चाहे लेना। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने था, यहाँ पे दूसरे सब अगर बेरिलियम का था तो बेरिलियम का 4 था ना, तो 4 था, तो यानी क्या इसको 4 लिखने के लिए क्या लिखेंगे 2 और 2 लिखेंगे, सिंपल सा था, ठीक है। एक बोरोन का था, बोरोन का 5 था ना, तो 2 और 3 था, 2 और 3 था, यानी 3 क्या कर देगा दे देगा, फुलफिल नहीं हो पाएगा ना, ड्यूएट ऑलरेडी पूरा कर लिया है ना, ड्यूएट तो ऑलरेडी पूरा कर लिया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, इसी तरह से याद करके रखेंगे। पूरा कहाँ तक चल गए हम लोग, अब हम लोग चले गए हैं पोटेशियम के पास। पोटेशियम 8 गो फुलफिल है, तो पोटेशियम का अगर लिखना है तो 19 होता है, कितना होता है भाई 19 होता है, तो 2 8 10 10 8 18 18 1 19, देखिए 8 8 पूरा कर ले रहा है कि नहीं कर ले रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमेशा जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सजाने का तरीका जो होता है 2 8 8 के फॉर्म में लिखते हैं, 2 8 18 का फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन 2 8 8 18 लिखते हैं, 2 8 18, ठीक है ना। यानी पहले में 2 फुलफिल होना चाहिए, दूसरा में 8 गो हो जाएगा, 8 गो होगा, उसके बाद फिर से 8 गो फुलफिल करने लगेगा, उसके बाद 18 गो। तो जब 18 पर आते हैं तब तक 118वां एलिमेंट समाप्त हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग सोडियम का। तो जैसे इसके कैल्शियम का हो गया, तो कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है, तो 20 पूरा करने के लिए पहला ऑर्बिट में 2 गो फुलफिल कर दिए, दूसरा ऑर्बिट में 8 गो फुलफिल कर दिए, 2 8 10, तीसरा ऑर्बिट में भी 8 गो दे दिए, 18 गो। अब 8 गो ही फुलफिल करना है, 18 गो, अब बचेगा 2 गो, तो 2 गो क्या करेगा लूज कर देगा, किसी को दे देगा, इसलिए पॉजिटिव है, 2 गो दे देगा, तो वैलेंसी उसका हो गया, क्या हो जाएगा वैलेंसी हो जाएगा। इसी तरह से स्कैंडियम का 3 होता है, टाइटेनियम का 4 होता है। अब आता है वेनेडियम का, तो वेनेडियम का 5 और 4 दोनों होता है, जो कि इसका इस्तेमाल होता नहीं है ज़्यादातर केमिस्ट्री में। क्रोमियम का 2 होता है, देखिए अभी मैग्नीज का कितना होता है 3 गो होता है, 7 4 2। मैंने बोला हुआ था कि मोस्टली जो होता है वैलेंसी जो होता है 0 1 2 3 4 तक जाएगा, ठीक है ना। 0 जो होगा वो इनर्ट गैस का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसका वैलेंसी 0 होगा वो इनर्ट गैस का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसका 1 2 3 होगा वो मेटल होगा पॉजिटिव का,
मैंने जो लूज करेगा, ठीक है ना। और कोई ले रहा है तो निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आयरन का 2 होता है, 2 और 3। आयरन का वैलेंसी जो होता है 2 और 3 होता है। अब कोबाल्ट का क्या होता है, 2 होता है, 3 और 2 याद करके रखना है। निकल का क्या होता है, 2 होता है, 2 सॉरी निकल का 1 होता है 2, और कॉपर का क्या होता है 2 और 1, और जिंक का क्या होता है 2। यानी आपको ये आपके सामने जो चार्ट है इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। ये पूरा का पूरा चार्ट आपको डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम का, उस पर जरूर से लिंक क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब लास्ट आपके सामने लास्ट आ गया, लास्ट बात, बेसिक बात केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का जो ब्रांचेज है वो समझ आए, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का जो ब्रांचेज है वो क्या है, केमिस्ट्री का ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री और डेली लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है ना। 3 तो चीज़ें आपको केमिस्ट्री का 3 पार्ट पढ़ना है, यानी 3 केमिस्ट्री में 3 ब्रांच पढ़ना है। जैसे कि बायोलॉजी कहते हैं ना, तो बायोलॉजी में बोटनी और जूलॉजी 2 ब्रांच हो जाते हैं, ठीक है ना। साइंस शुरू में आप 8वां क्लास तक साइंस पढ़ रहे होंगे, या 6ठा क्लास तक, 5वां क्लास तक साइंस पढ़ेंगे तो साइंस के नाम से पढ़ते होंगे। 6ठा में आएंगे तो कुछ जानते हो कि साइंस में फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, ठीक है। फिर थोड़ा सा बातें पता चला होगा कि बायोलॉजी में 2 पार्ट होता है, बोटनी होता है और जूलॉजी होता है। जूलॉजी मतलब जिसमें क्या बोलते हैं, एनिमल के बारे में पढ़ना होता है। बोटनी में जिसमें प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना होता है। इस तरह से अब आपको पढ़ना केमिस्ट्री का ब्रांचेज में 3 तो केमिस्ट्री पढ़ना है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल। ऑर्गेनिक में क्या होता है कि जैसे कि कार्बन बेस्ड कंपाउंड बना है, यानी जिसमें कार्बन, जहाँ पे कार्बन आपको दिखाई दे दिया, जहाँ पे भी आपको कार्बन दिखाई दे दिया वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच हो जाएगा। और जहाँ से कार्बन हटा वो इनऑर्गेनिक हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मेटल, मिनरल, सॉल्ट वगैरह के बारे में पढ़ना है वो सब इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, मेटल, मिनरल, सॉल्ट वगैरह जो भी है। ऑर्गेनिक में जहाँ पे कार्बन दिखाई दे दिया, जैसे मीथेन वगैरह, जहाँ पे कार्बन सी दिखाई दे दिया वो सब ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब बात होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री उसको बोलते हैं जैसे कि फॉरेंसिक वगैरह, चाहे इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग वगैरह करते हैं, इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में जो केमिस्ट्री के बारे में जानकारी हम लोग हासिल करते हैं वो होता है एनालिटिकल, ठीक है ना। एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है, ओके। तो ये बात है, 3 को केमिस्ट्री का ब्रांच पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। मिक्सता जहाँ पे कार्बन दिखाई दिया वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 11th क्लास में जाइएगा, पूरा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक अलग मिलेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक अलग मिलेगा, और पूरा ऑर्गेनिक पे ही खेल होगा। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक में ही समय लगेगा। तो देखिए, फोकस ऑन द स्टडी ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड सच दोज फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग मेडिसिन, फ्यूल और प्लास्टिक। दवा हो, फ्यूल हो, चाहे प्लास्टिक हो, जिसमें भी कार्बन आएगा वो सभी के सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको बोलते हैं एग्जामिन द प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल्स नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स लाइक मेटल, जो लिविंग थिंग से ड्राइव नहीं किया गया है, जैसे मेटल हुआ, मिनरल्स हुआ, सॉल्ट हुआ, लिविंग थिंग से ड्राइव नहीं किया गया, नेचर में है, बस उसके बारे में पढ़ना है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एनालिटिकल में जिसमें एनालिसिस करना है, इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में मॉनिटरिंग करना है। अब बात होगा कि सर केमिस्ट्री का ब्रांच हम लोग डेली लाइफ में केमिस्ट्री जानना है, तो डेली लाइफ में केमिस्ट्री हमारे आसपास पूरा केमिस्ट्री ही है, सांस लेना है केमिस्ट्री ही है, ठीक है ना। सांस ले रहे हैं तो केमिस्ट्री ही है। केमिस्ट्री इन ऑल अराउंड अस, इन द फूड खा रहे हैं तो केमिस्ट्री ही है, सांस ले रहे हैं केमिस्ट्री ही है। खाना, ईट, फूड वी ईट, एयर वी ब्रेथ, डिटर्जेंट वी यूज, कपड़ा धो रहे हैं तो केमिस्ट्री ही है। मेडिसिन वी कीप्स हेल्दी, जो हम लोग को स्वस्थ रखा हुआ है, केमिस्ट्री ही है। तो इस प्रकार से इस लेक्चर का समाप्ति होगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया।